डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम एनईडी का पास पेपर डिस्कस करेंगे और ये सेकंड वीडियो है जो कि हम राउंड 2 के लिए बना रहे हैं और इसमें हम 15 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले टेस्ट के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तमाम ही एनईडी स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स जो कि आने वाले टेस्ट के लिए जो है वो राउंड 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। तो फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द टू एलिमेंट दैट are frequently used for making resistors are। सो रजिस्टर में जो दो फ्रीक्वेंटली एलिमेंट यूज़ होते हैं वो बहुत कॉमन है और हम भी जानते हैं कि कौन कौन से यूज़ होते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो बहुत ही जो है वो फ्रीक्वेंटली एलिमेंट हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो है वो यूज़ होते हैं और इन्हीं के ज़रिए जो है वो हम डायोड और ट्रांजिस्टर जो है वो बनाते हैं। बेसिक जो ट्रांजिस्टर और डायोड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट्स, वो ये दोनों ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर इसके साथ जो है वो क्या होता है कि डॉपिंग की जाती है और फिर जो है वो कुछ एलिमेंट्स भी शामिल करके फिर और तरह के जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पिच ऑफ वॉइस ऑफ विमेन इज इन जनरल मच लोअर देन दैट ऑफ मैन, marginally lower than that of man, higher than that of man, the same as that of man। सो मैन और विमेन वॉइस में फ़र्क है। जो पिच होती है विमेन की ये बहुत हाई होती है और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, जबकि मैन की अगर हम देखें तो मैन की जो पिच होती है ये लो होती है, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। पिच का ताल्लुक जो है ये हम जानते हैं कि इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है। पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है। जितनी ज़्यादा जो है वो हाई पिच होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर हम हाई पिच की बात करें तो हाई पिच का वेव फॉर्म दिखता कैसा है। हाई पिच अगर हम देखें तो ये जो है वो इस तरह से वो हाई पिच होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो हाई होती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम लो पिच की बात करें तो लो पिच का अगर हम वेव फॉर्म देखें तो लो पिच का वेव फॉर्म कुछ इस तरह का बनता है। ये लो पिच है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली लो है। अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, ये इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास विमेन जो वॉइस है वो आ जाती है। इसी तरह से कैट और इस तरह से जितनी भी हाई जो पिच हैं, ठीक है, उनकी जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, पिच भी हाई होती है। इसी तरह से ये जो है इसकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आ जाता है मैन, ठीक है, और मैन हो गया और इसी तरह से शिप हो गया और इस तरह से जो भारी आवाज़ वाले जो है वो स्पीशीज़ होते हैं या फिर जो है वो एनिमल इस तरह से होते हैं, तो वो भी जो है उनकी जो पिच होती है वो लो होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, न्यूक्लियर फिशन इज़ कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ। न्यूक्लियर फिशन जो है वो न्यूट्रॉन की इम्पैक्ट की वजह से जो है वो होता है।
न्यूट्रॉन का इम्पैक्ट हमें पता है कि ये जो है ये होता है हैवी न्यूक्लियस पे, ठीक है। अगर लेट सपोज ये हैवी न्यूक्लियस है तो इस पे जो है वो क्या होगा कि न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन की कंपार्टमेंट इसमें होगी तो फिर उसके इम्पैक्ट के ज़रिए ये फ्यूशन रिएक्शन जो है ये परफॉर्म होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 0.3 माइक्रोफैराड एंड 0.6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड across a source of potential difference of 6 volt if the ratio of energy stored by the first to that by the second condenser will be। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/2 सी वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ दिस फॉर्मूला E इक्वल टू 1/2 सी, यहाँ पर इसकी जगह हम रखेंगे V की जगह Q स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और फिर ये एक स्क्वायर से सी कट जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन सी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये अगर हम कंडेंसर या फिर कैपेसिटर जो है ये हमारे पास 1 होगा तो इसकी एनर्जी 1 है और ये कंडेंसर 1 है। याद रखिएगा कंडेंसर इज़ द कमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको E2 का बनाएं हम तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 Q2 स्क्वायर और C2 आ जाएगा हमारा। अब इसका रेशो बनाते हैं तो रेशो आ जाता है E1 डिवाइडेड बाय E2, और यहाँ से क्या होगा 1/2 Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में हमारे पास C1 आ जाएगा और यहाँ पर भी Q1 है। इसी तरह से E2 हमारे पास 1/2 और Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2। अब ये हमारे पास कुछ कंडीशन है रेशो की, उसमें हमारे पास क्या होगा कि ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे और चार्ज की वैल्यू हमें पता है सीरीज़ में चार्ज सेम फ्लो करता है, जबकि जो पोटेंशियल है ये ड्रॉप होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं और जो सीरीज़ में जो चार्ज है वो सेम फ्लो करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Q इक्वल टू सेम, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो सेम फ्लो करता है। अब उसके बाद हमारे पास जो आगे कुछ कंडीशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी E1 डिवाइडेड बाय E2, ये हमारे पास रेशियो एनर्जी का, और ये बराबर है C2 ऊपर आ जाएगा और C1 नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो रेशियो बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 2। तो इसका रेशियो हमारे पास 2 आ गया। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
Next MCQ, a player takes 0.1 second in catching a ball of the mass 150 gram, moving with a velocity of 20 meter per second. The force imparted by the ball on the hands of the player is. तो यहाँ पर जो है वो फोर्स कैलकुलेट करनी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। फोर्स हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो फोर्स हमारे पास ये है, m हमारे पास कितना है 150, ठीक है, ये है 150 और इसको आपने डिवाइड करना है 1000 से हम डिवाइड कर देंगे और एक्सेलरेशन जो है ये हो जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t के बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब इसमें हमारे पास क्या है, vf जो है इसको आप डिवाइड कर लें तो ये 0.15 आ जाएगा और यहाँ पे आगे जो है ये 0 हो जाएगा vf। यहाँ पर vi जो है हमारे पास 20 है और डिवाइड में टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है। तो इन सबको कैलकुलेट करते हैं जब हम, तो हमारे पास जवाब आता है 30 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास निकल आई है 30 न्यूटन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, two projectile are projected at an angle of 20 degree and 70 degree with the same velocity, which one have longer range? सो 20 और 70 पे हमें सेम रेंज मिलती है, ठीक है, सेम रेंज, ठीक है, सेम रेंज मिलती है, सेम रेंज। इसी तरह से हमें 30 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस पे भी हमें सेम रेंज मिलती है, सेम रेंज। Next MCQ, a particle revolves round a circular path with a constant speed. The acceleration of the particle is. देखें, एक्सेलरेशन पार्टिकल का दो तरह से हम यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो जब पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, तो जो है वो एक टूवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, सेंटीपिटल। और एक जो है वो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होता है जो टेंजेंट टू द सर्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो एक्सेलरेशन टेंजेंट टू द सर्किल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही। पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में। अगर यहाँ पे कहा जाता व्हाट इज़ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम फिर जो है वो ऑप्शन बी के ऊपर लगाते हैं अलोंग द रेडियस, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन का कहा गया तो एक्सेलरेशन जो है ये टेंजेंट टू द सर्किल होता है। सो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट जो है उसके अलोंग। नेक्स्ट MCQ, इफ अ होलो बॉब ऑफ the simple pendulum be filled with oil that drains out slowly its time period. So time period जो है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, ठीक है, और इसी तरह से टाइम पीरियड जो है ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन जी, ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, जबकि टाइम पीरियड जो है ये इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड के, ठीक है, एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट है, और इसी तरह से एम्पलीट्यूड के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट है मास के, ठीक है, इंडिपेंडेंट मास।
इसके ऊपर मैंने कैसे ये इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट कैसे होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, ये मैंने जो है वो कंप्लीट डिटेल लेक्चर में आपको जब सिंपल पेंडुलम पढ़ा रहा था उसमें आपको प्रैक्टिकली समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रैक्टिकली आप समझने के लिए वो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे आपको कंप्लीट सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये भी वहाँ मैंने बताया है कि सवालात किस तरह से बनते हैं एग्ज़ाम में सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड से रिलेटेड, इसी तरह से एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। Next MCQ, the first law of thermodynamics is equivalent to the law of conservation of बहुत आसान है, law of conservation of energy जो है इसके equivalent है। Next MCQ, the phase difference between the two consecutive anti-node। So हमें पता है कि जो वेव होती है इसका हमारे पास एक नोड होता है और एक एंटी नोड होता है, ठीक है। ये हमारे पास एंटी नोड है और ये हमारे पास जो है यहाँ पर इस जगह पे नोड होता है। तो अब जो है ये बताया गया है, पूछा गया है कि ये जो दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड हैं इनके दरमियान जो है ये फेज डिफरेंस क्या है। तो फेज डिफरेंस तो हम लिखते हैं पाई से, ठीक है, पाई बाय 2, पाई बाय 4, ये हमारे पास जो है ये फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, 2 पाई, इस तरह से ये हमारे पास फेज डिफरेंस होता है, ये फेज डिफरेंस चलता है। लेकिन यहाँ पे लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की टर्म में आपसे पूछा गया है, तो हमें पता है कि दो यानी कि 2 कंसेक्यूटिव जो है वो एंटी नोड और नोड का जो फासला होता है ये वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है। सो अगर फेज डिफरेंस अगर हम दो एंटी नोड या फिर नोड का लेंगे तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लैम्डा होगा। लेकिन अगर हम इसको फेज डिफरेंस की टर्म में देखेंगे तो फेज डिफरेंस की टर्म में हमें ये मिलेगा 2 पाई, ठीक है, ये जो है वो 2 पाई के दरमियान होगा, 2 पाई होगा हमारे पास दो एंटी नोड के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसको अपने टाइम पीरियड की टर्म में देखना है तो ये एक जो है वो कंप्लीट टी जो है वो बनेगा, टाइम जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर टी, ठीक है। डैश अकर द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। सो फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन जो है वो किस वेव के ज़रिए होगा? स्प्रिंग वेव नो, साउंड वेव नो, ट्रांसफर वेव यस। ट्रांसफर वेव हमें पता है कि इसमें क्रस्ट होता है और ट्रफ होता है। ट्रांसफर वेव में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ दोनों होता है, ऊपर क्रस्ट होता है और नीचे हमारे पास होता है ट्रफ, लिहाजा इसमें हमारे पास पोलराइजेशन का अमल होता है। और इसी तरह से अगर ऑप्टिकल वेव देखें तो ऑप्टिकल वेव में भी नहीं होता। ऑप्टिकल वेव हमारे पास एक लाइट रे होती है, तो उसमें हमारे पास जो पोलराइजेशन का अमल है ये नहीं होगा। ट्रांसफ़र वेव बहुत सारी एग्जांपल है, लाइट वेव, इसी तरह से एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट वेव, रेडियो वेव, ये जो है हमारे पास ट्रांसफ़र वेव की एग्जांपल हैं। Next MCQ, what will be the power of 20 ampere charger has a resistance of 2 ohm is? So यहाँ पर जो है वो पावर बताना है। पावर वैसे तो P इज इक्वल टू I और V होता है, लेकिन अगर हम जो है इसको करंट एम्पेयर या फिर रेजिस्टेंस की टर्म में देखें तो ये बराबर हो जाएगा I स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है, और इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। द फोटोन इज मूविंग अप्रॉक्सीमेटली द स्पीड ऑफ लाइट हैज़ अ रिलेटिविस्टिक मास व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इट्स रिलेटिविस्टिक मास इज और सॉरी रेस्ट मास, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मास तो मोशन में जब हो फोटोन यानी कि मूव कर रहा हो तो जब उसका मास रिलेटिविस्टिक मास है, लेकिन जब वो रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो फिर उसका रेस्ट मास होगा, ठीक है। तो रेस्ट मास क्या होता है? इनफाइनाइट, 0, 2c, नन ऑफ दीज। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करें बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप बच्चों की ही सपोर्ट से जो है मैं जो है वो आगे भी आपके लिए इस तरह का मटेरियल अपलोड करूँगा, और इससे ज़्यादा और भी एफ़र्ट्स आप सबकी सपोर्ट से ही कर पाऊँगा। लिहाजा सपोर्ट करते रहें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।